हाँ तो हेलो मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने पढ़ाई के साथ व्यस्त होंगे। तो चलते हैं आज लुसेंट के सेकंड क्लास में, और बायोलॉजी का सेकंड क्लास आज होगा। इसमें देखते हैं आज क्या क्लास है। आज जो है, आज कोशिका के बारे में हम सब देखेंगे। इससे पहले हम बायोलॉजी के सामान्य परिचय के बारे में देख लिए थे। आज जो है कोशिका के बारे में हम सभी जानकारी देखेंगे। तो आज का जो क्लास है, सेशन है, आज लुसेंट का ये सेकंड क्लास है। तो चलते हैं, देखते हैं कोशिका किसे कहते हैं। कोशिका के बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो कोशिका किसे कहते हैं? कोशिका जीव की सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है। यानी कि कार्य करने के, बड़े से बड़े और छोटे से छोटे कार्य करने के लिए जो होता है, कार्य के लिए जो आवश्यकता होती है, उसे हम कोशिका कहते हैं। यानी कि मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई, जीव की सबसे छोटी इकाई को हम कोशिका कहते हैं। सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। और कोशिका का अध्ययन जो होता है साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन को कोशिकीय विज्ञान या साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका विज्ञान का जनक भी रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने ही सर्वप्रथम किया था। लेकिन कोशिका की खोज अगर माना जाए तो रॉबर्ट हुक ने किया है, लेकिन मृत कोशिका की खोज किया है। और रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। क्वार्क में कोशिका की खोज की थी। क्वार्क एक प्रकार का वृक्ष का छाल होता है, जो कि सुबेरियन इसे ही प्रकार के छाल होता है। यानी कि क्वार्क जो है एक वृक्ष के छाल में सबसे पहले मधुमक्खी के छत्ते के आकार के तरह देखा था। किसने? तो रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज। एंटोइन लुवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका की खोज की। एंटोइन लुवेनहॉक ने जीवाणु का भी खोज किया है। सवाल, स्पायरोगायरा पहली जीवित कोशिका थी, जिसे एंटोइन लुवेनहॉक ने माइक्रोस्कोप में देखा था। यानी कि एंटोइन लुवेनहॉक ने माइक्रोस्कोप में देखा था, माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा था सबसे छोटी कोशिका जीवाणु, यानी कि माइकोप्लाज्मा से गैलीसेप्टिकम है। यानी कि सबसे छोटी कोशिका जो है माइकोप्लाज्मा है। और सबसे बड़ी कोशिका जो है, सबसे बड़ी कोशिका आकार के आधार पर देखा जाए तो वो शुतुरमुर्ग का अंडा है। और सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र है। यह सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है और सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र है, जो कि मानव मस्तिष्क में पाया जाता है। और ये देखिए, और अगर पूछा जाए मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तो अंडाणु है, और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका क्या है? शुक्राणु, जिसे स्पर्म भी बोला जाता है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन दो व्यक्ति ने मिलकर किया है, स्लाइडन और स्वांग ने 1938 और 39 में। मैथियस स्लाइडन और थियोडर स्वान ने किया है, यानी कि 38 और 39 में कोशिका विभाजन का सिद्धांत। यानी कि जब कोशिका का खोज हुआ तो उसके बाद कोशिका का विभाजन भी होना अनिवार्य था। यानी कि कोशिका अगर है तो उसका विभाजन भी हो सकता है। तो ये स्लाइडन और स्वांग ने दिया, लेकिन इसे सिद्ध करने वाला जो व्यक्ति था रुडोल्फ विर्चो था 1855 ईस्वी में। यद्यपि इसका सिद्धांत यह बताने में असफल रहा कि कोशिका का निर्माण कैसे होता है। यानी कि स्लाइडन और स्वांग दोनों ने वैज्ञानिकों ने जो खोजा, लेकिन उसने यह नहीं बताया कि कोशिका का निर्माण कैसे होता है। कोशिका विभाजन का सिद्धांत को अगर कोई सिद्ध किया है तो वो है रुडोल्फ विर्चो। ये पहली बार रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है। यानी कि रुडोल्फ विर्चो एक ऐसा वैज्ञानिक हुआ जिसने कि बताया कि कोशिका क्या होता है? विभाजित हो सकता है। इसी ने दिया था एमिनोसेलुलर इसेलुलर, यानी कि सभी नई कोशिका का जन्म पूर्व रहित कोशिका से होता है। कोशिका बोल रहा है, और नई कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिका के विभाजन से होता है। यानी कि जो नई कोशिका का जन्म होता है, नई कोशिका का जो निर्माण होता है, वो पूर्व रहित कोशिका से ही होता है। नेक्स्ट चलते हैं। कोशिका सिद्धांत की मुख्य बातें इस प्रकार हैं। यानी कि कोशिका सिद्धांत के लिए कुछ सिद्धांत दिए गए थे, वो जो है इस प्रकार हैं। सभी जीवित कोशिका
वो कोशिका उत्पाद से बने बने होते हैं, यानी कि जितने भी कोशिका हैं सभी पूर्व कोशिका से ही बना है, वो यही कह रहा है। सभी कोशिका पूर्व स्थित कोशिका से निर्मित होता है। सभी कोशिका जो नए नए कोशिका बनते हैं वो पुराने कोशिका से ही बनते हैं। कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसे केंद्रक मुख्य अभिकर्ता कहते हैं। सही बात है, जिससे मेरा जन्म हुआ है या जिस कोशिका से जन्म हुआ वो मुख्य कर्ता हुआ। कोशिका दो प्रकार के होते हैं, यानी कि उत्पत्ति के आधार पर अगर देखा जाए तो कोशिका दो प्रकार के होते हैं। संख्या के आधार पर भी कोशिका दो प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर जो कोशिका होता है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक होता है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका, ये दोनों कोशिका जो है कुछ विशेष आधार पर इसका अंतर नहीं है। इसमें जो है केंद्रक, इसमें यूकैरियोटिक जो है इसमें केंद्रक नहीं होता है, इसमें केंद्रक होता है। यूकैरियोटिक कोशिका जो है इसे हम सब यहाँ देखेंगे, इसमें बहुत ज्यादा दिया हुआ है लेकिन इतना हम नहीं देखेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पर इसके बारे में बहुत अच्छा तरीका से दिया हुआ है। ये देखिए बहुत अच्छे तरीका से दिया हुआ है इसमें। इसी में हम यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बारे में पूर्ण जानकारी लेंगे। इससे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं यूकैरियोटिक कोशिका में क्या है और प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या है। मोटा मोटा हम देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका, ये कोशिका जीवाणु और नील हरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा और प्लूयूरेरो निमोनिया सहजीवी हैं में मिलते हैं। ये यानी कि ये सब जो प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है एक कोशिकीय होता है और छोटे छोटे जीवों में पाए जाते हैं। छोटे छोटे जीवों में पाए जाते हैं। ये कोशिका क्या है? जीवाणु, नील हरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा और निमोनिया सहजीवी में पाए जाते हैं। यानी कि ये छोटे छोटे जीव में देखने के लिए मिलता है। इसका आधारभूत संगठन, आकार और कार्य में भिन्नता के बावजूद एक सा होता है। यानी कि इनके कार्य अलग अलग होते हैं लेकिन एक समान देखने में लगता है। सभी जो होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका एक समान होता है देखने में, लेकिन भिन्न भिन्न होता है। कार्य इसका क्या है? एक समान है। सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका में भित्ति होती है, यानी कि सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है? कोशिका भित्ति होता है जो कोशिका झिल्ली से घिरा होता है। जो कि किससे घिरा होता है? कोशिका झिल्ली से घिरा होता है। कोशिका में साइटोप्लाज्मा एक तरल मैट्रिक्स के रूप में भरा रहता है। यानी कि कोशिका, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है इसके अंदर क्या होता है? साइटोप्लाज्मा मैट्रिक्स के रूप में भरा रहता है। यानी कि मैट्रिक्स उसमें जो है एक द्रव, चिपचिपा द्रव के रूप में रहता है। इसमें कई स्पष्ट विभोजित केंद्रक नहीं पाया जाता है। यानी कि स्पष्ट रूप से विभाजित केंद्रक नहीं होता है। इसमें कोई केंद्रक जो होता है विभाजित यानी कि अलग रूप में देखने के लिए नहीं मिलता। आनुवंशिक पदार्थ मुख्य रूप से नगण्य, वह केंद्रक झिल्ली द्वारा घिरा नहीं रहता है। यानी कि इसमें कोई केंद्रक झिल्ली द्वारा घिरा नहीं रहता है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा जाए तो इसमें दोहरी झिल्ली नहीं होती है। इसमें दोहरी झिल्ली नहीं होता है, एकहरी झिल्ली होता है। जिम्मेदारी जीमोनिक डीएनए के अतिरिक्त, यानी कि एकल गुणसूत्र और गोलाकार डीएनए, एकल गुणसूत्र होता है। गुणसूत्र जो होता है अकेला होता है। डीएनए भी गोल आकार में देखने के लिए मिलता है। जीवाणु में सूक्ष्म डीएनए क्या है? डीएनए के बाहर पाए जाते हैं। यानी कि बोल रहा है जीवाणु में सूक्ष्म डीएनए जीनोमिक डीएनए के बाहर पाए जाते हैं। यानी कि जीन के बाहर पाए जाते हैं। जीन जो होता है, जीन सभी कोशिकाओं में जीन पाए जाते हैं। सभी कोशिका में जीन पाए जाते हैं। ये सभी उसी बारे में दिया हुआ है। जीव द्रव होते हैं, संरचनात्मक, कार्यात्मक, बाहरी आवरण नहीं होता है। ये सभी आपको यहाँ पर अंतर में देखने के लिए मिलेगा। ये उतना नहीं है वीवीआई। ये जो है यहाँ देखिए, ये जो है इसका यही आकार, इसका जो होता है यूकैरियोटिक कोशिका का जो आकार होता है 15 से 20 नैनोमीटर आकार होता है। 70 राइबोसोम, ये सब जो है राइबोसोम यहाँ पर देखने के लिए मिल ही जाएगा। अब चलते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका क्या है? जिसमें केंद्रक पाए जाते हैं, जिसमें केंद्रक पाए जाते हैं यूकैरियोटिक कोशिका कहलाता है। देख लीजिए यहाँ पर, सॉरी एक बार पहले इसको ही देख लेते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका, इन कोशिकाओं में
दोहरी झिल्ली होता है, यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में एकहरी झिल्ली होता है, यूकेरियोटिक कोशिका में दोहरी झिल्ली होता है। हुए आवरण, दोहरी झिल्ली के आवरण और केंद्रक आवरण से घिरा स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं होता है, यूकेरियोटिक कोशिका में केंद्रक विकसित होता है और अविकसित होता है किसमें, प्रोकैरियोटिक कोशिका में। इनमें डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन के संयुक्त होने से बनी क्रोमेटिन तथा इनके अलावे केंद्रिका भी होता है, यानी कि इसमें क्रोमेटिन भी पाया जाता है लेकिन उसमें क्रोमेटिन नहीं पाया जाता है। यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका में अंतर आप सभी को देख रहे हैं आप सभी देख रहे हैं। तो विशेष अंग, यानी कि ये शरीर का अंग है, कोशिका के कुछ महत्वपूर्ण भाग हैं, और ये जो है यूकेरियोटिक किसमें कौन सा कोशिका पाया जाता है, यानी कि कोशिका भित्ति में जो है यूकेरियोटिक कोशिका किसकी बनी होती है, तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, लेकिन यूकेरियोटिक में जो है कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, यानी कि सेलुलोज की बनी होती है किसमें, यूकेरियोटिक जो होता है कोशिका भित्ति वो सेलुलोज की बनी होती है, और प्रोकैरियोटिक में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के बनी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका किसमें नहीं पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं पाया जाता है, लेकिन यूकेरियोटिक में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में यूकेरियोटिक कोशिका पाया जाता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतःपराधर जालिका में ये प्रोकैरियोटिक कोशिका नहीं होता है, लेकिन यूकेरियोटिक कोशिका में यूकेरियोटिक कोशिका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाता है। और राइबोसोम की बात किया जाए तो राइबोसोम में जो है यूकेरियोटिक कोशिका में 70 एस राइबोसोम पाया जाता है, और प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70 एस राइबोसोम पाया जाता है, लेकिन यूकेरियोटिक कोशिका में 80 एस राइबोसोम पाया जाता है। गोल्जिका प्रोकैरियोटिक कोशिका में गोल्जिका नहीं पाया जाता है, और यूकेरियोटिक कोशिका में गोल्जिका पाया जाता है। लाइसोसोम यानी कि इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं रहता है, उसमें रहता है। डीएनए एकल होता है, उसमें पूर्ण विकसित और दोहरी झिल्ली वाला होता है। और इसमें जो है कशाभिका केवल एक तंतु में होता है, इसमें 11 तंतु में होता है। केंद्रिका इसमें नहीं पाया जाता, उसमें पाया जाता है। सेंट्रियोल यानी कि इसमें नहीं होता है, उसमें होता है। श्वसन, इसमें प्लाज्मा झिल्ली द्वारा श्वसन होता है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन होता है। लिंग प्रजनन इसमें नहीं होता है, उसमें लिंग प्रजनन होता है। प्रकाश संश्लेषण थैलोक्वाइड में होता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट में होता है। कोशिका विभाजन अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है, इसमें अर्धसूत्री और समसूत्री दोनों प्रकार की कोशिका विभाजन होता है। इस प्रकार हमने आप सबको दिखाया कि यूकेरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस प्रकार अंतर विभाजन देखने को मिला। उसी प्रकार हम चलते हैं नेक्स्ट आगे कि कोशिका के आकार कैसा होता है, कोशिका किस प्रकार होते हैं, कोशिका में कौन कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं, कोशिका कैसा होता है, कोशिका में क्या क्या पाए जाते हैं, उस प्रकार हम देखेंगे। सबसे पहले जो होता है कोशिका 2 प्रकार के हम दिखा दिए, और संख्या के आधार पर एक कोशिका और 2 कोशिकीय जीव होते हैं। कोशिका भित्ति ये केवल पादप में पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति यानी कि आप सभी ने देखे होंगे कि जीव में जो होता है कोशिका, वो जो कि पादप में पाया जाता है, तो उसका बाहरी आवरण जो होता है वो करक होता है, टाइट होता है, यानी कोशिका भित्ति केवल पादप में पाया जाता है, और यह सेल्यूलोज का बना होता है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि कोशिका भित्ति किसे पाया जाता है, केवल पादप में, या किसका बना होता है, सेल्यूलोज का। यह कोशिका को निश्चित आकार और आकृति प्रदान करता है और उसे सहायता करता है। यह बाहरी वातावरण से सुरक्षा प्रदान करता है, यानी कि यह कोशिका भित्ति जो है कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है, और पादप की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। ये क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जो है, ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है। तीनों क्वेश्चन आपको कई एग्जाम में देखे जा चुके हैं। यानी कि ये जो है जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, जीवाणु की कोशिका भित्ति ये जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन के बने होते हैं, और कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, पादप की कोशिका भित्ति सेलुलोज का
बना होता है। पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। और इसके बाद आता है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली जो है सिर्फ जंतु में पाया जाता है और जो पादप दोनों में पाया जाता है, केवल जंतु में नहीं, सॉरी, जंतु और पादप दोनों में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली कोशिका के सभी अवयव इस पतली झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं, यानी कि कोशिका के अंदर जो होता है कई प्रकार के कोशिकाएं पाए जाते हैं, वो सभी कोशिका झिल्ली के अंदर ही पाए जाते हैं। इस झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं, यानी कि कोशिका झिल्ली जो है सभी कोशिकाओं को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। अर्ध पारगम्य होता है, इसका अर्थ हो गया कि इसमें चयनात्मक गुण पाया जाता है। अर्ध पारगम्य का अर्थ हो गया अगर किसी भी प्रकार के अगर पदार्थ कोशिका के अंदर प्रवेश करता है तो उसे उसका चयन कौन करेगा? कोशिका झिल्ली। किसी भी प्रकार के पदार्थ को कोशिका के अंदर प्रवेश करने के लिए कौन प्रवेश करने के लिए चयनित करता है? तो कोशिका झिल्ली। इसका मुख्य कार्य है कोशिका के अंदर, देख लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है, कोशिका के अंदर बाहर किसी भी पदार्थ को चयनित रूप से चयन करना, किसी भी पदार्थ को अंदर बाहर जाने के लिए चयन करना, बाहर जाने के लिए और अंदर से बाहर आने के लिए पदार्थों का क्या करता है? निर्धारण करता है। कोशिका झिल्ली लिपिड का बना होता है। सबसे मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली किसका बना होता है? तो लिपिड का बना होता है। किसका बना होता है? लिपिड का बना होता है। कोशिका झिल्ली लिपिड का बना होता है। यह लिपिड क्या है? यह लिपिड घटक फास्फोग्लिसराइड फास्फोग्लिसराइड के बने होते हैं। लिपिड किसका बना होता है? फास्फोग्लिसराइड। और कोशिका झिल्ली किसका बना होता है? लिपिड का बना होता है। लिपिड किसका बना होता है? तो फास्फोग्लिसराइड का बना होता है। बाद में जैव रासायनिक अनुसंधानों से यह स्पष्ट हो गया है कि कोशिका झिल्ली में प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, यानी कि कोशिका झिल्ली में क्या पाए जाते हैं? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। नेक्स्ट है नोट पॉइंट। ये नोट पॉइंट को आप सभी याद रखिएगा। कोशिका झिल्ली का एक उन्नत नमूना 1972 में सिंगर एवं निकोलसन द्वारा प्रतिपादित किया गया, जिसे तरल किमीर नमूना के रूप में स्वीकार किया, यानी कि इसे जो है तरल किमीर नमूना के रूप में स्वीकार हम सब किए हैं। इसके अनुसार लिपिड के अर्ध तरलीय प्रकृति का कारण द्विसतह के भीतर प्रोटीन पार्श्विक गति करती हैं, यानी कि ये जो है सिंगर और निकोलसन के कारण ये जो है लिपिड और प्रोटीन जो है, ये लिपिड और प्रोटीन कोशिका के अंदर जो पाया जाता है, ये पार्श्व गति करता है। पार्श्व मतलब बाहर गति करने का कार्य करता है। इसके बाद हो गया तारिका। अभी तक में हम पढ़ा कोशिका भित्ति के बाद पढ़े कोशिका झिल्ली। ये दो टॉपिक हम पढ़ चुके हैं कोशिका के अंदर। और उसके बाद हम नेक्स्ट है तारिका। नेक्स्ट क्या है? तारिका। तो देखते हैं तारिका के बारे में। तारिका क्या है? तारिका की खोज किसने किया है? बोबरी ने। तारिका की खोज किसने किया है? तो बोबरी। तारिका की खोज जो है बोबरी ने किया है। ये सभी कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। कोशिका जो होता है इसमें पादप की कोशिका चकोर होता है, इस प्रकार होता है, लेकिन जंतु की कोशिका जो है ये गोल होता है। पादप की कोशिका ऐसा होता है, इसके अंदर ये कोशिका भित्ति होता है। ये कोशिका भित्ति होता है, इसके अंदर एक लेयर बना रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसके अंदर कई सारे कोशिकाएं पाए जाते हैं, लेकिन पादप कोशिका में जो होता है यहाँ केंद्रक किनारे में होता है, लेकिन जंतु कोशिका में जो है केंद्रक बीचों बीच पाए जाते हैं। इसके अंदर कई सारे कोशिकाएं पाए जाते हैं। इसके भी बगल में अंतःपरार्धजालिका और कई सारे कोशिकाएं पाए जाते हैं। ये देखिए तारिका क्या है? इसकी खोज बोबरी ने किया है। यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है।
क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा कोशिकाओं केवल जंतु में पाया जाता है, तो वह है तारिका। तारिका के अंदर एक या दो कण जैसी रचना होती है जिसे हम सेंट्रियोल कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि सेंट्रियोल किसे कहते हैं, तो तारिका के अंदर एक कण के रूप में संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं, सेंट्रियोल कहते हैं। समसूत्री विभाजन में यह ध्रुव का निर्माण करता है, ध्रुव का निर्माण करता है। यानी कि समसूत्री विभाजन में ध्रुव का निर्माण कौन करता है, यही सेंट्रियोल करता है। नेक्स्ट है अंतःपरागद्रव्यजालिका। नेक्स्ट जो है पॉइंट चौथा नंबर जो कि अंतःपरागद्रव्यजालिका है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये यूकेरियोटिक कोशिका के द्रव में चपटे आपस में जुड़े और थैली जैसी नलिका, छोटी नलिकावत जालिका तंत्र शिखा क्या होता है, बिखरा रहता है। यानी कि ये जो है केंद्रक के बगल में ही चिपका रहता है, केंद्रक के बगल में चिपका रहता है, केंद्रक के आसपास कोशिका द्रव के अंदर ही घूमते रहता है, जिसे अंतःपरागद्रव्यजालिका कहते हैं। यह प्राय राइबोसोम, यानी कि यह दो प्रकार के होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं, खुरदुरी और चिकनी अंतःपरागद्रव्यजालिका। जिस कारण यानी कि ये बता रहा है कि जालिका कहते हैं, यानी कि यूकेरियोटिक कोशिका में यह पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर, कोशिका केंद्रक के बगल में चिपका रहता है, टुकुर देखते रहता है केंद्रक के बगल में, जिसे हम अंतःपरागद्रव्यजालिका कहते हैं। यह पराया क्या होता है, राइबोसोम और अंतःद्रव्यी जालिका के बाहरी सतह पर चिपके रहते हैं, जिसे हम अंतःद्रव्यी जालिका के सतह पर राइबोसोम मिलते हैं। यानी कि अंतःपरागद्रव्यजालिका जो होता है उसके